चलो 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 देखो इंटेंसिटी का पार्ट और 2 मिनट देख लो, फिर बाई डी एस पता है हमें कि इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हमें पता है, ये हमें पता है कि किसी भी लाइट वेव की जो इंटेंसिटी होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड पता है ना क्या होता है, बाद में कहोगे ये भी नहीं पता। वैसे मैं पूछूं एम्पलीट्यूड क्या होता है तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय द एम्पलीट्यूड? सही से बताना जिससे ये समझ में आए कि कोई एक 12th का स्टूडेंट बता रहा है एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। पहले पीछे वाली रो में कोई भी बताना चाहे, कोई भी महान भाव बताओ व्हाट डू मीन बाय द एम्पलीट्यूड। आगे के दो कोई भी बड़े लोगों में से जजमान लोग जो आगे बैठे, बताओ एम्पलीट्यूड क्या है? तुम बताओ तनु, राज, सृष्टि, कुछ भी बोलो तो यार। अरे यार बताओ जो कुछ भी दिमाग में चल रहा हो बोला तो करो। कोई भी वेव जो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक उठती है। हाँ बहुत सिंपल, एकदम सही आंसर है, क्या दिक्कत है इसमें? अब वो ही मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और अच्छा बताए, तो ये तो बताओ ही कम से कम, इतना तो सही बोला उसने, कोई गलत थोड़ा बोला है। तुम बताओ शिवांश। वेरी गुड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम व्हेन द वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, the maximum displacement of the particle of medium from the mean axis of wave। जब वेव, जैसे देखो वेव बेसिकली क्या है, जैसे मैं एक रस्सी पकड़ूं, एक रस्सी राज पकड़े और मैं यहाँ से एक जर्क दूं तो रस्सी ऐसे करके चलती है। तो इसके चलने की वजह क्या है? जो मीडियम के यहाँ पार्टिकल भरे थे ना, वो पार्टिकल आपस में ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो देखो वेव की डायरेक्शन यूँ थी और रस्सी वेव की डायरेक्शन यूँ है और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल कैसे परपेंडिकुलर हुए, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो उसमें भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो पार्टिकल जाएगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मीडियम का वो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ वेव। ये मीन पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि मीन क्यों? जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये मीन हुई ना। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब मैं आपसे पूछूं, दो वेव में जब इंटरफ्रेंस होता है तो आई नेट कितना होगा? तो आप कैसे निकालोगे आई नेट? तो आपको पता है ए नेट, पता है आपको ए नेट क्या था? ए नेट की हेल्प से आप आई नेट निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप सारी वैल्यू रख दो, रखो वैल्यू, क्या आ जाएगी? देखो अगर यहाँ पे हम इक्वल टू लगा के कोफिशिएंट लेंगे, कोई कांस्टेंट लेंगे, वो आगे चल के कट जाएगा, तो सीधा सीधा a1 की जगह i1 रखो। अब स्क्वायर के टर्म में है तो क्या हो गया? i1 का स्क्वायर i1 हो गया, a2 का स्क्वायर i2 हो गया, प्लस टू a1 की जगह क्या रखोगे? रूट में i1, i2 की जगह क्या, a2 की क्या रखोगे? i2 और cos फाई एज इट इज़। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए नेट हो जाएगा, उसका भी क्या स्क्वायर। तो इधर क्या बचा? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में एक साथ ले लो i1 i2 और cos फाई उसके बाहर है, नॉट रूट। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये हमारा क्या है? ए नेट का स्क्वायर, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? आई नेट के स्क्वायर के, आई नेट के। तो आई नेट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट में i1 i2 cos फाई। इतनी बात हजम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपसे पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप यहाँ से आप ये बताओ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सुपरपोजिशन में क्या पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ भी ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो ए नेट होता है उसमें फाई की वैल्यू कॉस की मैक्सिमम वैल्यू रखी जाती है, और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस पे आती है, फाई की कॉस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई है, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 ही, तो इससे ज़्यादा आ नहीं सकती। तो 1 किस किस पे आएगा, कॉस 0 डिग्री पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे कॉस क्या आता है, मैक्सिमम। तो हमारा ए नेट क्या आ गया, ए नेट हमारा आ जाता है, ये 1 हुआ तो ये 2a1 a2 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, उससे रूट हट जाएगा और सीधा सीधा क्या आ जाएगा a1 प्लस a2। अब यहीं पे कंस्ट्रक्टिव में आप मैक्सिमम इंटेंसिटी भी निकालोगे, जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी आ जाएगी। तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स क्या हो जाएगा बताओ, आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमें पता आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू द ए नेट का स्क्वायर, तो ए नेट का करोगे तो यहाँ रूट में क्या आ जाएगा, आई मैक्स, ठीक है। ऐसे ही A1 में क्या आ जाएगा, A1 में क्या आ जाएगा, I1 रूट में, और A2 में क्या आ जाएगा, रूट में I2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी, किस पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। इसमें कोई दिक्कत, ये तो हमें पता ही है ना, क्या पता है हमें भाई, हम 2 बार कर चुके हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो A1 का अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो I पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो हमने रूट कर दिया। ऐसे ही A2 खोलेंगे तो A2 पे भी रूट आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब अगर बात करो मिनिमम की, तो हम क्या करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कैसे किया था देखो, जैसे इसमें बताऊं, कंस्ट्रक्टिव में जब 2 वेव क्या होती हैं, सेम फेज में चलती हैं ऐसे, तो क्या होगा, जो नेट एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में अगर एक ऊपर की तरफ चल रही है, दूसरी नीचे की तरफ से अपोजिट फेस में चल रही है, तो इनका जो नेट आता है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड आता है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, A1 माइनस A2, अगर A1 इज़ ग्रेटर देन A2 है तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा नेट एम्पलीट्यूड आता है वो हमारा क्या आता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू ए नेट की कब आ सकती है, जब हम फाई की वैल्यू पाई रखें। पाई रखने से क्या होगा, कॉस माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये अपोजिट फेज में भी है, ये देखो दोनों अपोजिट फेस में, जब इसका पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब इसका पार्टिकल नीचे जा रहा है, अपोजिट फेस में। तो उस केस में पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सारे सॉल्यूशन पे क्या होगा, ए नेट मिनिमम आएगा, और कितना आएगा, A1 माइनस A2, डन। तो हमारा आई मिनिमम कितना हो जाएगा, आई रूट में मिनिमम कितना हो जाएगा, I1 माइनस रूट में I2। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आ गया, एकदम याद होता चला जा रहा है कि नहीं। जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हो वैसे ही वैसे आप इंटेंसिटी पढ़ लो, काम खत्म होता जाएगा। अब आपसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मिन। ये क्वेश्चन भी मैंने उस दिन कराया था। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करो, यहाँ हमारा आई मैक्स है, यहाँ हमारा आई मिन है, तो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा और इधर रूट लग जाएगा, इस पे स्क्वायर लग जाएगा, बस ऐसे स्क्वायर कर दो और ऐसे इन पे भी कर दो। ये हमारा इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा।
अब इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में भी निकाल सकते हो। कैसे? I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A1 स्क्वायर। जैसे ही A1 स्क्वायर करोगे तो यहाँ केवल A1 आ जाएगा, और यहाँ I2 की जगह पे क्या कर सकते हो, A2 का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड के टर्म में, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब मुझे आप बताओ एक सिंपल सा क्वेश्चन, सारे लोग कर चुके हैं, कि अगर A1 और A2 का रेशियो 9:1 है, मतलब ऐसे, छोटी वैल्यू ले लूँ, थोड़ा एक रिवीजन हो जाए बस। आप करो 3:4। A1 A2 का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4। आपको आई मैक्स और आई मिन निकालना है 5 मिनट में। हर्षित जल्दी करो भाई। हर्ष, समझ में आया हर्ष? डन। चल करते रहो आज। हो गया शिवांश? एक ही लाइन का था, याद कर रहे हो क्या? किया तो था तुमने? तुम तो कर ही दोगे तुरंत, 1 मिनट में करो। सूर्यांश किया तो था उस दिन? हो गया? आ गया? हाँ, खरी ने भी उस दिन किया था। साक्षी जी भूल गई क्या? उस दिन किया था ना? कैसे करोगे बताओ? आई मैक्स अपॉन आई मिन, ठीक है, क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड के टर्म में निकाल दो, A1 प्लस A2, ठीक है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? वहाँ पे हमें पता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4 है, तो A2 को इधर ले जाओ, तो A1 क्या आ जाएगा, 3/4 A2। जहाँ जहाँ A1 है A2 के टर्म में कर दो, 3/4 A2 प्लस A2, A1 की जगह 3/4 A2 माइनस A2। ये माइनस में आ जाएगा, तो ऐसे करो। अच्छा हाँ, स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कितना? A2 से A2 कैंसिल, 4 और 3 7, और इधर भी यहाँ 1 आएगा, 1/, ये 7/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, उसका स्क्वायर कितना आया, 49/1, यही आया। डन। शुभम कर लिया था? चलो ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। अब लिखो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, ये भी जो भी आपको नोट करने वाला है नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो अच्छे से। ध्यान रखना, जब भी एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। और मैं याद क्या रखना, इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। हो गया? हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इसको भी हटा दें। देखो एक फेमस रिलेशन है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू
2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, 11th में जब हम वेव थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, उसी का पार्ट है, वहीं से ये इसको कॉपी किया गया है। तो फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस, जैसे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या है मैं बता दूं एक बार। जैसे ये वेव है, ये ऐसे चली, ठीक है, और एक दूसरी वेव है जो यहाँ से ऐसे चली, ठीक है। तो ये वेव इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है, और ये वेव उससे पहले 90 डिग्री पे आ चुकी है। 90 कैसे? इस वेव के 4 पार्ट होते हैं, देखो, कंप्लीट पार्ट, जितना ऊपर गए उतना नीचे, ये कंप्लीट वेव, यहाँ तक हाफ। कंप्लीट वेव का मतलब 2 पाई डिग्री होता है, हाफ का मतलब पाई होता है, और इसका भी हाफ करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये वेव यहाँ से चलिए बेसिकली इतना, तो इसमें कितना डिफरेंस हो गया, पाई बाई 2 माइनस 0 डिग्री, तो कितना आया, पाई बाई 2। तो दैट इज़ कॉल्ड फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये हर पॉइंट पे जाता जाएगा, हर पॉइंट पे। अगर पाथ डिफरेंस की बात करें, मान लो ये वेव है जो ऐसे चल रही है, और एक वेव कहाँ से आ रही है, सपोज दैट हमने ली यहाँ से स्टार्ट की। अब इन दोनों वेव में आप देखोगे कि एक कंप्लीट वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा, ठीक है। तो ये लैम्डा पीछे से आ रही है, और ये यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुई उससे पहले ये वेव चल चुकी है, एक वेव बन चुकी है। तो इसमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, लैम्डा, तब ये कहाँ पे, 0 पे, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा। इतनी बात समझ में। अगर हाफ पे होती तो पाथ डिफरेंस कितना होता, लैम्डा बाई 2। अगर लैम्डा बाई 4 पे होती, फोर्थ पोर्शन पे यहाँ पे होती, तो क्या आता, लैम्डा बाई 4 आता। इतनी बार समझ में आए। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या पढ़ा था हमने, फेज डिफरेंस कितना फेज आ रहा था मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव में कितना आया था, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, यही चल रहा था। तो इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू, आप कहाँ से ले लो, 0, 1, 2, हो जाएगा कि नहीं। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, फेज डिफरेंस क्या आ रहे थे, फाई इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, यही आ रहे थे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा फेज डिफरेंस का, ये क्या था, फेज डिफरेंस थे सारे, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2n माइनस 1। अगर आप n की वैल्यू क्या कहाँ से शुरू करें, 1, 2, 3 ऐसे चलें। अगर आप 0 से लेंगे तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे उस हिसाब से, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू रखो तो कितनी आ जाएगी, 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव का हमेशा कितना बनता है, n लैम्डा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन जाएगा, तो ये आता है आपका 2n माइनस 1 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ से जो पाथ डिफरेंस आता है, पाई से पाई कट गया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये हमारा पाथ डिफरेंस आता है डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है 3rd, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसको माना था, सेकंड ये, थर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बाय DSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाथ डिफरेंस ही बताना है,
ठीक है। अगर आपको वहाँ पाथ डिफरेंस अच्छे से आ गया तो आप मिनिमा और मैक्सिमा मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बन रही हैं उसकी सेंट्रल से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ईजी। ठीक है, कॉपी करो उसको।